Hello. We shall now commence this session titled Words and Music on the Page, 100 Years of Musical Literature Publishing. The moderator for this session is Ms. Malahat Awan. Ms. Malahat Awan has over 20 years of management experience. She has been working for the Asian Development Bank, UNDP, British Council and British Deputy High Commission in various capacities. She has recently been appointed as the CEO of the British Business Centre in the British Deputy High Commission, Karachi. She is the president of the Tehzeeb Foundation, which has been working for the preservation and promotion of music, fine arts and literature for the past many years. The session is now yours, ma'am. Thank you. ख़वातीन व हज़रात, जैसे फैसिलिटेटर ने बताया कि आज हम म्यूज़िक पब्लिकेशंस पिछले 100 साल की जो है उन पे बात करेंगे, लेकिन ये सिलसिला 100 साल से भी पुराना है, तो थोड़ा सा पिछला जो लेगेसी है वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट इस सेशन का बता दूं। 45 मिनट हमने डिवाइड किए हैं कि हम सवाल बातचीत करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ, और उसके बाद आखिरी 15 मिनट जो हैं उसके अंदर शायद हमीद साहब मौजूद हैं, तो अगर टाइम हुआ तो थोड़ा सा आपको म्यूज़िक जो है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ़ करा दूं। शरीफ अवान बैठे हुए हैं, ये बहुत सालों से म्यूज़िक, आर्ट्स, लिटरेचर के तरवीज के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तहज़ीब फाउंडेशन का फ़ोरम आप लोग वाकिफ़ हैं, और यहाँ पे कराची में भी और दूसरे शहरों में भी उसके फेस्टिवल्स भी होते हैं, और बहुत सारी म्यूज़िक पब्लिकेशंस जो हैं वो तहज़ीब फाउंडेशन के फ़ोरम से प्रोड्यूस हुई हैं। अरशद महमूद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत मुस्तनद नाम है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का। बहुत सालों से EMI से रिलेटेड से मुंसलिक भी रहे हैं, और अब नापा में जो है वो म्यूज़िक का शोबा जो है वो चला रहे हैं। और पाकिस्तान में फैज़ को जितना अच्छा इन्होंने कंपोज़ किया है और नयरा और टीना सानी ने गाया है, वो मेरे ख़्याल से इनका ख़ासा है। PTV का बहुत सारा काम जिसमें खूबसूरती है, जिसमें क्लास नज़र आती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अरशद महमूद साहब का नाम ज़रूर नज़र आता है। उसके बाद विद्या शाह हमारी पैनलिस्ट हैं। विद्या शाह दिल्ली से तशरीफ़ लाई हैं, ख़ास तौर से KLF में शिरकत के लिए। परसों बहुत सारे दोस्तों ने इनको सुना भी होगा। बेसिकली राग गाती हैं, लेकिन ठुमरी भी, गज़ल भी, गीत भी बहुत उसी महारत से, उसी खूबसूरती से गाती हैं। ये जर्नलिस्ट भी हैं, म्यूज़िक पे लिखती भी हैं, और अभी पिछले दिनों इन्होंने एक बहुत क्रेडिबल प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म किया है, विच इज़ कॉल्ड वुमेन ऑन रिकॉर्ड, और वो तकरीबन पिछले 100 साल में जो बरसगीर में गाने वाली ख़वातीन गुज़री हैं उनकी जर्नी को कैप्चर करता है। तो और इनका जो गज़ल का तलफ़्फ़ुज़ है, ख़ुसूसन शीन और क़ाफ़ की जो अदायगी है वो इतनी खूबसूरत है कि मेरे ख़्याल से इट इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अतर मसूद साहब हैं। अतर मसूद साहब लम्ज़ में पढ़ाते हैं, फ़ारसी के प्रोफेसर हैं, और फ़ारसी की बहुत सारी ट्रांसलेशंस इन्होंने की हैं, नज़मों को भी ट्रांसलेट किया है, शॉर्ट स्टोरीज़ को भी ट्रांसलेट किया है, लिखते भी हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, फ़ारसी में लिखते हैं, और अभी इनकी किताब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अवेलेबल भी है और लॉन्च भी होने वाली है। सो दिस इज़ द पैनल, और हम अब डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात, आप लोग जाने से पहले एक CD और एक किताब ज़रूर लेके जाइएगा, जो तहज़ीब फाउंडेशन की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को हम चाहेंगे कि आप लेके जाएं। और हमारे स्टॉल पे राग म्यूज़िक, जो शायद हमीद साहब की किताब है, वो ऑन सेल भी अवेलेबल है, तो ज़रूर लीजिए। तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं सबसे पहले अतर मसूद साहब से। और जैसे मैंने बात की कि सेशन का उन्वान तो 100 साल हैं, लेकिन म्यूज़िक की डॉक्यूमेंटेशन 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि इससे भी पहले की कहानी है। तो
बरसगीर में मौसीकी की डॉक्यूमेंटेशन की जो रिवायत है, अतर साहब थोड़ा मुख्तसर तरीके से ज़रा हमें बताइए। शुक्रिया। जैसा कि आज का मौजू है कि म्यूज़िक ऑन द पेज, ये वाकई आपने दुरुस्त फरमाया कि ऐसा नहीं है जो एक हमारे यहाँ एक तासुर ये पाया जाता है, और ख़ास तौर पे जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं उनके यहाँ ये कहना कि मौसीकी जो है वो सिर्फ़ एक सीना बसीना चलने वाला एक इल्म है, और इसमें कोई शक नहीं कि अमल पहले है इसमें और इल्म बाद में है। लेकिन ये रिवायत उतनी ही पुरानी है म्यूज़िक की डॉक्यूमेंटेशन की जितना म्यूज़िक है। अर्लीस्ट जो सोर्सेज ऑफ म्यूज़िक हमारे यहाँ मिलते हैं तहरीरी शक्ल में, वो अगर वैदिक पीरियड से हम स्टार्ट करें तो वहाँ से शुरू होकर बहुत सी अहम किताबें संस्कृत में मौसीकी पर लिखी गई हैं। उसके पहली जो बड़ी किताब उसमें आती है नाट्यशास्त्र, तो वो 4वीं-5वीं सदी में लिखी गई है। उसके बाद चलते आएँ तो 10वीं-11वीं सदी तक आते हुए फिर संगीत रत्नाकर संस्कृत पे में ही कितनी किताबें उस आ चुकी हैं। लेकिन जब मुसलमानों का यहाँ पर आमद और उनका इस्तेहकाम हुकूमत का शुरू होता है, फिर एक चेंज आती है कि जब नए आने वालों को यहाँ का म्यूज़िक जानने के लिए ख्वाहिश पैदा हुई, तो वो संस्कृत की जो किताबें हैं उनको फ़ारसी में तर्जुमा किया गया, और तर्जुमे जो करने वाले थे अहले इल्म, उन्होंने उसमें अपनी तरफ से कुछ इजाफ़ात भी किए हैं जो 12वीं-13वीं सदी तक आते हुए जो बड़ी किताब संगीत रत्नाकर हमें नज़र आती है। और उसके साथ ही फिर फ़ारसी ज़ुबान में बरसगीर पर लिखी हुई किताब की मौसीकी पर लिखी हुई किताबों का सिलसिला शुरू होता है। पहली किताब गुनियतुल मुनिया आती है जिसका मुसन्निफ़ नामालूम है, शायद इस वजह से कि वो उस मुनासिब नहीं समझते थे फॉर सर्टन रीजंस के नाम दिया जाए। और साथ ही लहजात सिकंदर शाही फ़ारसी में बड़ी किताब नज़र आती है जो संगीत रत्नाकर का बिल्कुल उसी पैटर्न पर तर्जुमा है, सिर्फ चंद जगह उसमें कुछ इजाफात किए गए हैं। लेकिन इस मौके पर हम देखते हैं कि दोनों स्ट्रीम्स साइड बाय साइड चलना शुरू हो जाती हैं, यानी तहरीरी रवायत जो है वो अब मुस्तहकम होने के साथ साथ दोनों समतों में बढ़ रही है कि फ़ारसी में भी किताबें लिखी जा रही हैं और हिंदी में भी लिखी जा रही हैं। फ़ारसी में जैसे मैंने अर्ज़ किया संगीत रत्नाकर के कुछ अर्सा बाद ही वही लहजात सिकंदर शाही आ जाती है, लेकिन हिंदी वाली एक लाइन चलती रहती है, चतुर्दंडी प्रकाश, राग विबोध, राग मंजरी, ये सब किताबें चलती रहती हैं। फ़ारसी की जब किताबें लिखनी, ये कोई 500-600 साल तक ये दौर रहता है। इसमें एक तो कुछ ऐसी किताबें हैं जो सिर्फ मौसीकी पर लिखी गई हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी खुशगवार बात यह है कि बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो दूसरे मौज़ूआत पर हैं, मसलन तसव्वुफ़ पर हैं या मसलन अकबरनामा है, उसमें भी एक फ़सल या एक चैप्टर मुकम्मल तौर पर मौसीकी पर शामिल किया गया। अबुल फजल ने एक पूरा, जिसमें तानसेन का वगैरह और उस अकबरी दौर के मौसीक़ारों का जिक्र आता है, ये मुस्तकिल हिस्सा रहा है मौसीकी का जिक्र हमारी मुख्तलिफ़ किताबों का। और मुगलिया दौर के आखिर में तक आते हुए ये रिवायत फ़ारसी किताबों की बहुत मुस्तहकम मज़ीद हो जाती है। तोहफ़तुल हिंद आ जाती है, मिरातुल ख़याल का एक हिस्सा उसमें है। फिर आखिर में जब फ़ारसी ज़ुबान का ज़वाल शुरू होता है और 18वीं सदी में जब यूरोपियंस यहाँ आते हैं, बिलखुसूस ब्रिटिशर्स, तो वो भी उसी तरह इंटरेस्ट शो करते हैं जिस तरह मुसलमान जब आए थे तो उन्होंने यहाँ की मौसीकी जानने के लिए एक दिलचस्पी ली थी। अब यूरोपियंस लेते हैं तो अब वही काम इंग्लिश में होना शुरू होता है। हम देखते हैं चूँकि बंगाल में पहले था उनका सीट ऑफ गवर्नमेंट वही थी, तो एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से कुछ पब्लिकेशन का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें गलबन 1784 में जो सर विलियम जोन्स का एक है ऑन द म्यूजिकल मोड्स ऑफ हिंदूज, 1784 में वो इन तमाम सोर्सेज को जो हिंदी के थे या फारसी के थे उनको पढ़कर ऑन द म्यूजिकल मोड्स ऑफ हिंदूज पर वो कमेंट कर रहे हैं। फिर यूरोपियंस का सिलसिला शुरू होता है, ऑगस्टस विलर्ड और सर विलियम जोन्स, इनका मैंने जिक्र किया। 150-200 साल तक ये सिलसिला चलता है ताकि जो हमारे लोकल लिखने वाले हैं उनको भी इंग्लिश में लिखने की तहरीक होती है। और फिर उन दिनों बहुत बड़ा नाम सामने आता है बातखंडे साहब का, जो कि मैं समझता हूँ बरसगीर की मौसीकी के उनको मोहसिन आज़म कहा जाता है। उन्होंने अपने दोस्त अहबाब के ताउन से एक बाकायदा प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी
कि सिर्फ ये गाना जो है ये महफिलों तक या जो म्यूज़िक उनके आपस के मुकाबले हैं मूसीकारों के उस तक महदूद ना रहे, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के नाम से 1916 में उन्होंने उसकी बुनियाद रखी। उसमें उनको उनकी पहली जो इंग्लिश की किताब आती है म्यूज़िकल सर्वे ऑफ नॉर्थन इंडिया, वहाँ से फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है। आपने बात की पंडित भाटकंडे की, जिन्होंने पहली ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की 1916 में। अरशद महमूद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने कलीदी खुतबा उस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा, तो आप हाजरीन के लिए कि वो उस खुतबे को किताब की शक्ल में OUP शाया कर रहा है, और वो किताब जो है उसकी शरह अतर मसूद साहब ने लिखी है, और वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में किताब अनकरीब लॉन्च होगी। तो अरशद साहब, उस खुतबे के बारे में जो मौलाना शरर ने लिखा और उसको आपने फिर क्रिटिकली एग्जामिन भी किया है, थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, देखिए उसमें बातें तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि मौलाना ने उसमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दिया है म्यूज़िक का, क्योंकि उनकी बहुत गहरी नज़र थी अरब के जो तारीख़ पर, और उन्होंने बहुत रिसर्च भी की हुई थी, और तो लिहाजा जो वहाँ की ट्रेडिशंस थी और जो ईरान की ट्रेडिशंस थी मौसीकी की, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो एक पर्सपेक्टिव दिया है हिस्टोरिकल, और आपको बहुत समझ आती है। उस ज़माने के जो बड़े बड़े गाने वाले थे उनका ज़िक्र उन्होंने किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो गाने वाले थे उनका भी जिक्र किया है, और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वहाँ उन दिनों में अरब में, उसका भी जिक्र किया है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही उम्दा वो रिसर्च किताब है। लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ, जैसे अतर मसूद साहब भी आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने गिला भी किया कि जो हिंदुस्तान में जो म्यूज़िकोलॉजिस्ट थे या जो इस काम को कर rहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्रोनोलॉजिकली इसको मौसीकी के बारे में कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की, और उसको सही मानों में यानी उसके बारे में लिखा नहीं है जब तक हम पंडित भाटकंडे तक नहीं पहुंचते। उन्होंने, मैं समझता हूँ वो पहली सीरियस कोशिश थी अतर साहब के भाटकंडे की, कि उन्होंने बाकायदा एक क्लासिफिकेशन की और समझाने के एतबार से, और जो है बहुत ही उम्दा उन्होंने काम किया। लेकिन इन पिछले 400-500-600 सालों में जो इन्फ्लुएंस था, यानी जब कल्चर आपस में मिलते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई आमेज़िश एक दूसरे कल्चर की दूसरे कल्चर पे होती है। बिल्कुल। तो भाटकंडे की जो वो किताब है, उससे आपको ये ज़रूर एहसास होता है कि जी जो वो इन्फ्लुएंस कम से कम जो कि ईरान और अरब के जो इन्फ्लुएंस थे यहाँ साउथ इंडिया, साउथ एशिया के और इंडिया, या उसको हम अगर ये कहें कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कहना इसलिए भी सही है क्योंकि ज़्यादातर लोग जिस तरह का म्यूज़िक हम पाकिस्तान में भी गाते हैं, जब हम किसी बाहर किसी से मिलते हैं तो वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ही कहलाता है। तो क्योंकि हमारी भी वही हेरिटेज है, हमने भी उसको वैसे ही अपनाया है जैसे हिंदुस्तान में उसको गाया बजाया जाता है या समझा जाता है, या ख़ास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया में समझा जाता है। तो इसलिए उस किताब में ये इन दो चीज़ों में, यानी भाटकंडे की जो किताब है मौसीकी के बारे में, संगीत के बारे में, वो और मौलाना शरर का जो ये खुतबा था या की नोट एड्रेस था उस कॉन्फ्रेंस में, उससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है कि कैसे ये कल्चर्स का आपस में मिलाप हुआ, और कैसे जैसे अब आज हम गाना बजाना करते हैं, क्लासिकी मौसीकी को देखते हैं, और हम सब एक जनरली तो बहुत सभी एग्री हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं जो इस काम को समझते हैं वो इस क्लासिफिकेशन को, इस रिसर्च को, ये जो हुई है हमारी मौसीकी में, इसको गलत किसी ने भी आज तक नहीं साबित करने की कोशिश की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात 47 के आसपास आ जाती है।
मतलब अगर हम बात करें ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन म्यूज़िक पब्लिकेशंस के हवाले से, तो अतिया फैज़ी का एक बहुत नाम आता है, जिन्होंने अंग्रेज़ी में, उस ज़माने में अंग्रेज़ी में किताब लिखी। तो शरीफ से मैं पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन और अतिया फैज़ी की कंट्रीब्यूशन म्यूज़िक पब्लिकेशंस के हवाले से और 1947 के बाद से जो काम हुआ है उस पर कुछ राय। बिल्कुल, असल में 1902 में रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रिकॉर्डिंग कंपनी कायम हुई और रिकॉर्डिंग शुरू हुई हैं। उनका सारा रेपर्टोयर हमारी मेहमान विद्या शाह ने पिछले 2 दिन पहले आपको उसके चीज़ें गा के भी सुनाई। थोड़ी सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि मोबाइल्स अगर साइलेंट पे कर दीजिए, क्योंकि इससे जो लोग संजीदा सुनने वाले हैं उनको भी जहमत होती है। सॉरी जी। तो ये जब से कंपनी कायम हुई है कोलंबिया रिकॉर्ड्स के नाम से और उसके बाद वो HMV वगैरह के नाम से, उसी वक्त से साबित ही हुआ कि औरत जो इंडियन औरत थी उसने रिस्पॉन्ड किया है। मर्दों ने बहुत लेट किया, 30 साल बाद किया। ये बात पहले हो चुकी है, लेकिन मैं इसका तस्करा वैसे करना चाहता था। बेगम अतिया फैज़ी हमारे कल्चर हिंदुस्तानी तारीख़ में एक बहुत बड़ा नाम था, और चूँकि वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से आपके शहर कराची में गुजार चुकी हैं, इसलिए उनका ज़िक्र बड़ा लाजिम है। उनका क़र्ज़ है इस बात हमारे ऊपर कि हम उनका ज़िक्र बड़ी मोहब्बत से करें कि वो एक जो माशरत थी, हिंदुस्तानी माशरत, और जो कल्चर जो डेवलप हो रहा था मॉडर्न, जिसकी बुनियादें उन दिनों में कायम हुई हैं और आज तक जा रही हैं और फ्यूचर उसी पे है, उसमें वो उनकी बड़ी हैसियत थी। अल्लामा इकबाल, मौलाना शिबली, इनकी ज़ात के हवाले से जब बेगम अतिया फैज़ी का जिक्र आता है, और वो एक इन्फ्लुएंशियल लेडी थी। उन्होंने मेरा ख्याल 1926 में किताब लिखी थी और फिर मज़ामीन लिखे। फिर एक अपने खाविंद के साथ सैमुअल फैज़ी के साथ, जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, अपने ज़माने के पेंटर थे, उन्होंने एक वो काम किया है जो समझिए कि अबलाग का जो राग माला का तस्वर हमारी तारीख़ में मौजूद है। 200-300 साल पहले राग माला को हमारे फ़नकारों ने हिंदुस्तानी तारीख़ के में म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल किया, और उन्होंने ख़याली तस्वीरें बनाना शुरू की रागों की और रागनियों की। वो चीज़ उसको उन्होंने रिवाइव की अपने अंदाज से, और स्केच और पेंटिंग्स में इन दोनों मियाँ बीवी ने, अतिया फैज़ी और रहमीन ने मिल के इसको किताब की शक्ल में पब्लिश किया। सो कहना यह है कि जो उस ज़माने का मौजूद बेस्ट रिसोर्स था रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डिंग से मुराद ऑडियो रिकॉर्डिंग तो बाद में आनी थी, वो ये काम ये लोग कर चुके थे। तो एक इस तरह मैं ये समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे इस सोसाइटी के ऊपर। ख़वातीन की चूँकि बात हो रही है, तो विद्या आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वुमेन ऑन रिकॉर्ड, एक तो उसके बारे में कुछ बताइए, दूसरे ये बताइए कि व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट, बिकॉज इट्स वी हर्ड यू सिंग डे बिफोर यस्टरडे, एंड आई थिंक जो भी ऑडियंस यहाँ मौजूद है जिन्होंने वहाँ इनको सुना होगा, फॉर थैंक यू, the stories that you know narrated, गाना तो जितना अमेजिंग था, स्टोरीज उससे ज़्यादा अमेजिंग थी। तो हाउ डिड you come about this women on record project? It's estimated, ऐसा कहते हैं कि in the first half of the 20th century, 500,000 records were published in what was India at that point. And आप इनको ढूंढने जाएं तो you can't even find 10% of these records. And further, this itself was a shocking statistic for me कि इतने सारे records जो हैं बन गए थे, ज़ाहिर है उनमें गाने बहुत सारे publish हुए होंगे। और पहले ही जब 1902 में, एक्चुअली अभी ये बात जो हो रही थी कि क्रॉनिकलर्स जो आप बात कर रहे थे, विलियम जोन्स एंड जो ब्रिटिशर्स थे, उनका ये एक एजेंडा था कि जैसे दुनिया में और जगहों पे भी हो रहा था कि भारत में वो आए, हिंदुस्तान में वो आए और एक म्यूज़िक मार्केट क्रिएट करें। और म्यूज़िक मार्केट किस तरह से क्रिएट किया जाए, वो उनको खुली छूट दे दी गई थी जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर आए हुए थे।
तो जब वो आए तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरुआत की जाए। जो पहला रिकॉर्डिंग इंजीनियर था उसने कहा आई फेल्ट लाइक वास्को ड गामा। ही सेड आई फेल्ट लाइक वास्को ड गामा वाज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑन अ जर्नी। तो जब वो खोजने लगे, ढूंढने लगे कि किसको रिकॉर्ड किया जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए, तो सबसे पहले उनको बहुत सारी बाइयों के नाम ही दिए गए थे और उनमें से मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, गौहर जान जो थी वो उस ज़माने की ऑलरेडी स्टार हो चुकी थी, तो उन्हीं के पास वो पहले गए। तो इन टर्म्स ऑफ माय इंस्पिरेशन कि मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि इसको इवॉल्व किया जाए, इसका प्रोजेक्ट बनाया जाए। एक तो ये कि इतनी जो मौसीकी जो जनरेट हुई है वो गई कहाँ, और हमारा जो सिलसिला है जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया सीना बसीना वाला ही है। हम लोग कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, हम कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु से सीखना और वन ऑन वन सीखना वो बहुत ज़रूरी है, और हमारी संगीत में, हमारी मौसीकी में तालीम और रियाज, ये जो दो चीज़ें हैं इनकी ख़ास ही जगह है। तो इस सिस्टम में रिकॉर्डिंग का क्या फिर इम्पोर्टेंस है। तो जब हम खोजने की कोशिश करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कि बंदिशें कहाँ हैं, कौन सी बंदिशें गाई गई थी, और ना सिर्फ बंदिशें, किस तरह की चीज़ें गाई जा रही थी। तो एक तो जैसे अभी आपने जिक्र किया, भातखंडे जी ने 5 जो हैं बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स निकाली थी क्रमिक पुस्तक मालिका के नाम से, जो कि शायद पहली ही बार ऐसा हुआ था लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में कि कोई बंदिशों को नोटेट कर रहा था। क्योंकि हम तो ओरल ट्रेडिशन है, तो हमारे तो इनफैक्ट गुरु जो हैं वो तो मना करते हैं, उस्ताद जो हैं वो मना करते हैं कि लिखने की क्या ज़रूरत है, याद करो, है ना। तो ये तो ट्रेडिशन है। अब इसमें जो है उन्होंने भातखंडे जी ने बैठ के बहुत सारी बंदिशें निकाली और उनको नोटेट किया। तो एक तो तरीका ये था किताबों में नोटेट करने का, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी वो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अहम डॉक्यूमेंटेशन है हमारे साथ, और उसको यदि हम संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको हम ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, तो शायद हमारे बीच से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन जो है उसकी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ट्रेडिशन नहीं ख़त्म होगा, लेकिन बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और कौन थी जो गा रही थी महिलाएं, औरतें गा रही थी, विमेन गा रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी परफॉर्मर्स थी, ऑलरेडी एंटरटेनर्स थी। तो जब ये टेक्नोलॉजी की बात हुई और उनसे बात की गई कि भाई आप रिकॉर्ड करना चाहेंगी, मेकशिफ्ट स्टूडियोज़ हुआ करते थे, तो उन्होंने हाँ करने में कोई झिझक नहीं करी, तुरंत हाँ कर दी, एकदम से हाँ मर्द करी। गाने वालों को क्या एतराज़ था रिकॉर्डिंग पे? मर्दों को ये था कि भाई ये क्या मशीन है, इसमें तो हमारी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। वो कहते हैं मौसीकी चोरी, इल्म चोरी हो जाएगा, वो सुन के याद कर लेंगे लोग। और दूसरी बात ये थी कि जो ये ख़ास चीज़ है जो घरानेदार लोग ही गा सकते हैं, वो बात, उस चीज़ को आप बेचने जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही मतलब नामंजूर बात है। लेकिन ये बात धीरे धीरे बदल गई थी, क्योंकि दूसरी बात इसमें ये भी एक बात निकल के आती है मलाहत कि घरानेदार गायकी क्या है ना। जो आप एक घराने से सीख रहे हैं तो एक तरीका है, उसमें आपको एक प्रकार की बंदिशें सीखने को मिल रही हैं, गुरु आपको बता रहे हैं, आप सीख वगैरह वगैरह। लेकिन जब बाइयों की बात आती थी तो उसमें भी एक डिस्क्रिमिनेशन था कि भाई स्थाई सिखा दी, पहली 2 लाइनें सिखा दी, अच्छा बाद में सिखाएंगे अंतरा, क्योंकि आप घरानेदार नहीं हैं, आप तवाइफ हैं। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बावजूद जैसे आप पुरानी रिकॉर्ड सुनेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको 2 ही लाइनें मिले और उसके बाद अंतरे जो हैं वो मिले ही ना, या उन्होंने खुद ही बना लिए हैं उस समय। तो इस तरह से एक उनकी अपनी एक एफर्ट रही है कि राग तो गाना है, ठीक है, बंदिश नहीं मिली, चलो यार अपनी बना लो। तो ऑल दिस एफर्ट इन keeping alive that music has not got enough acknowledgement. इसको हम लोग पहचान नहीं पाए हैं, उसको हम लोग उस तरह का वजूद नहीं दे पाए हैं जो शायद देना चाहिए था। तो that was really the reason why women on record happened. मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, women on record यानी women on the gramophone record, but also women of whom there is no record. कौन थी ये? किसी को पता ही नहीं है, बस किसी को नाम पता होगा, उम्दा जान, हिंगन बाई,
वगैरह वगैरह, लेकिन आप पूछें कि कौन है भाई ये, आपको इनकी कहानी कहीं नहीं मालूम पड़ेगी. तो द आइडिया वॉज टू रिवाइव, टू ब्रिंग बैक इन टू पब्लिक मेमोरी. आप जब कोई गाना सुनते हैं, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, है ना, मुगले आजम का इतना मशहूर गाना है, लेकिन ये 1935 में कोई और रिकॉर्ड करके चली गई थी पहले, जिसको चुरा लिया गया था फिल्म में. अब ये बात किसी को नहीं मालूम पड़ेगी कि ये पहले गा चुकी है. इंदुबाला जो थी, अच्छा इंदुबाला कौन थी? उनकी माँ सर्कस में काम करती थी और वो खुद भाग के चली गई कि भाई मुझे तो गाना गाना है. वो गई एंड शी मेड अ करियर फॉर हरसेल्फ इन म्यूजिक एंड देन शी सैंग दीज सॉन्ग्स, जिसमें से ये मोहे पनघट पे भी है. अच्छा, उसमें आप सुनेंगे तो ओरिजिनल के जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा कन्विंसिंग हैं बजाय जो फिल्मी गाना है. अभी पनघट पे यानी कि नदी के किनारे, नंदलाल घेर लियो रे, ये है ओरिजिनल में. मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, सिंपल है ना. तो मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लियो रे. थोड़ा गुनगुनाई दीजिए. आई वॉज नॉट सपोज टू डू दैट. इनफैक्ट विद्या ने सख्ती से मना भी किया था, बट दोस्त है और सो आई एम टेकिंग द लिबर्टी. फिल्मी जो है उसमें है छेड़ गयो रे, इसमें है घेर लियो रे. मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लियो रे, मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लियो रे. मोरी नाजुक कलैया मरोड़ लियो रे, मोहे पनघट पे नंदलाल घेर लियो रे. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अच्छा शरीफ, अब आपसे पूछना चाहेंगे कि हम प्रोजेक्ट्स की बात करें. जैसे वुमेन ऑन रिकॉर्ड प्रोजेक्ट था, एक कॉन्शियस एफर्ट थी कि जो कुछ गाया गया है उसको आर्काइव किया जाए. आपका प्रोजेक्ट है इंडस राग 1 और इंडस राग 2, उसके पीछे भी इसी तरह का कोई थॉट प्रोसेस था? जी बिल्कुल. तहजीब फाउंडेशन की तरफ से हमने इंडस राग रिकॉर्ड किया. 2012 में उसका लॉन्च हुआ, लेकिन उसी में मैंने और 2014 तक उसके 3 एडिशन आए. वो हमने उसको सब टाइटल किया था म्यूज़िक बियॉन्ड बॉर्डर्स. इंडिया और पाकिस्तान के जिन लोगों को हम बुलाते रहे हैं, इंडिया के हमारे फनकार हमेशा आए हैं हमारे पास, उनको इकट्ठा किया गया और थीम जुगलबंदी का भी था. इन मोस्टली इन लोगों ने आपस में मिल के गाना बजाना किया. इंडस राग 2 अभी आना है अप्रैल में. पहले एडिशन को मैंने डेडिकेट भी किया था और मैंने ये डिक्लेयर किया था कि वो मेरा जो शख्सियात असल में जो हमारी पीछे उसकी सारी इंस्पिरेशन मुझे मिली है, वो फैज़ अहमद फैज़ साहब और ख्वाजा खुर्शीद अनवर, और वो उनका जो प्रोजेक्ट था वो घरानों की गायकी, जिसके ऐनी शाहिद इस वक्त हमारे पास जनाब अरशद महमूद साहब हैं, क्योंकि इन्होंने ही उनको रिकॉर्ड भी किया था. तो हम ये तो चाहेंगे कि अरशद साहब जरूर, बिल्कुल. ये अगला सवाल यही था कि घरानों की गायकी जो है वो आई थिंक इट बहुत एहसान है फैज़ साहब का और ख्वाजा खुर्शीद अनवर का कि वो ज़माने में चीज़ें जो बिखरी हुई थी उनको कंपाइल कर गए. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? छोटा सा क्रेडिट लेते हैं कि वो पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट था और उसके बाद बहुत सालों तक कुछ नहीं हुआ और एक छोटी सी खिदमत जो है वो हम कर सकें. तो ये तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस उस प्रोजेक्ट का? जी मैं जब मैं इस प्रोजेक्ट के साथ 1975 में ही एसोसिएट हो गया था,
तो आई वॉज 25 ईयर्स दैन। और मुझे वहाँ फिर इसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मुलाजमत भी मिल गई EMI में, और मैं काफ़ी इसके साथ जुड़ा रहा इस प्रोजेक्ट के साथ। और आप सब के लिए तो ये एक बहुत ही उम्दा चीज़ हो गई कि जी एक पूरी एंथोलॉजी जो है क्लासिकी मौसीकी की, और ख़ास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया में जिस तरह म्यूज़िक को देखा जाता था, तो उन सबको एक जगह पे कलेक्ट कर लिया गया। लेकिन मेरे लिए ज़ाती तौर पे वो एक तालीम का एक हैवी डोज इंजेक्शन था कि मैंने, क्योंकि जितने भी उस वक़्त मुस्तनद साथीज़ा थे पाकिस्तान के, सबको हमने रिकॉर्ड किया, और उन सब के साथ बैठ के ख्वाजा साहब की जो डिस्कशन होती थी कि फ़लाँ चीज़ होगी, फ़लाँ चीज़ नहीं होगी, इसमें ये इसकी एहतियात करनी है, इसकी एहतियात करनी है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने डिस्कस हुई। और जो मैं आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत इस काबिल नज़र आता हूँ कि मैं इस स्टेज पे बैठा हूँ आपके सामने, तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से कि इतने बड़े असातिज़ा थे उसमें, और क्योंकि मैं EMI में था और हमारा बहुत अच्छा गहरा ताल्लुक़ रहा है, और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे दोनों कंपनीज़ के, HMV के और EMI के। हमने एक दूसरे की बेशुमार रिकॉर्डिंग्स जो है वो एक्सचेंज भी की और उनको रिलीज़ भी किया। और उस वक्त तक जब ये काम हो रहा था, उस वक्त तक इंडिया में भी नहीं हुआ था। उसके बाद बेशुमार बहुत अच्छे काम वहाँ भी हुए और हुए, लेकिन ये एक तरह से बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट था। हुआ ये था कि इसमें बहुत मज़े का इसका जो किस्सा है वो ये है कि जैसे आप सब लोग जानते हैं क्लासिकी मौसीकी में जो दो तरह के ख़याल होते हैं, एक जिसको बड़ा ख़याल कहते हैं, एक जिसको छोटा ख़याल ये है विलंपत का। या तो ख्वाजा साहब जो हैं वो इतने प्योरिटन्स थे, और क्योंकि वो ख़ुद भी तवक्कुल हुसैन खान साहब के शागिर्द थे, तो वो थे ही विलंपत की गायकी के बहुत मोतक़िद। वो कहते थे कि ये दुरत की लय का गाना तो शोभदाबाजी है। तो उन्होंने सब जितने भी थे गाने वाले, उन सब से कहा ये अच्छा, लेकिन सबको इस तरह याद थी चीज़ें कि जी आपको विलंपत की बंदिश तो याद ही है, फिर दुरत की बंदिश साथ सुनाते थे, या कोई तराना साथ होता था वो भी वो गाया जाता था। तो जब ये सब रिकॉर्डिंग हो गई तो ख्वाजा साहब ने उसमें से सिर्फ तकरीबन 100 राग थे जो उन्होंने घरानों के एतबार से, यानी शाम 84 के उस्ताद सलामत अली खां थे, या किराने की मलिका मौसीकी रोशनारा बेगम है, उनके अलहदा किए, यानी घराने वाइज उसको बनाया। उसमें तकरीबन 100 राग थे जो मुख्तलिफ लोगों ने गाए हुए थे, और उसमें जितने दुरत के ख्याल थे वो सब टेप काट के निकाल दिया और उसको अलहदा कर दिया, और उन्होंने कहा जी कि अब ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया। आप यकीन करें मेरे दिल पे इतना चुरियाँ चली, मैं ख्वाजा साहब हाथ जोड़े कि जी इसका भी कुछ करें, और बड़ी मुश्किल से मेरी तो खैर वो कभी बात मानते ही नहीं थे। मुझे तो वो हमेशा इस बात का एहसास दिलाते थे कि तुम बहुत जाहिल आदमी हो और तुम्हें कोई हक़ नहीं पहुँचता इस तरह की गुफ्तगू में हिस्सा लेने का। तो लिहाजा मैं अपना सब मुँह लेके चुप हो जाता था। तो फिर मंसूर बुखारी साहब के मैंने कान भरे, जो हमारे पितस बुखारी के बेटे, जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, उनके खूब कान मैंने भरे, और मैंने कहा जी ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा, ये सारी रिकॉर्डिंग जो है इसका कुछ हो रहा है। तो फिर ख्वाजा साहब को कन्विंस किया गया कि वो थोड़ा सा तारुफ राग का बताएं कि जी इसका वादी सुर क्या है, पकड़ इसकी क्या है, और इसको गाने का वक्त कौन सा है, और उस थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के साथ वो जो दुरत की बंदिशें हैं वो भी फिर वो आगे से वो लगाई गई, वो मुख्तलिफ असातिज़ा की गाई हुई। तो वो राग माला का फिर एक अलहदा सेट बना। तो इस तरह 30 लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स जो है वो हमने रिलीज़ किए, और सबसे खुशी की बात है कि उसमें से कुछ नहीं बिका था, सब हमने तोहफे में दिए थे। बिल्कुल, ये अलमिया है। हम आज तक ये काम कर रहे हैं। तो आज भी हम यही करेंगे। अच्छा, और
और उसके ऊपर क्योंकि फैज़ साहब का मैं इसलिए इसमें जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये बुनियादी तौर पे आइडिया फैज़ साहब का था, जो उन्होंने अपने दोस्त ख्वाजा खुर्शीद अनवर को कहा कि भाई इसका कुछ करो, और थोपा वो गया मंसूर बुखारी साहब के सर पे, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सरकार वाले कुछ पैसे तुम लोगों को दे देंगे। तो वो जो कि पैसे नहीं मिले EMI को उस, तो बहरहाल वो, लेकिन वो रिलीज़ हुआ। और इससे आपको ये भी बात पता चलती होगी कि तमाम जो ऐसे काम जिसमें फ़ायदा हो वो नहीं बल्कि नुकसान वाले काम भी करने चाहिए, उसमें भी बाद में फ़ायदा हो जाता है। बेशक, बिल्कुल। अच्छा, हम क्योंकि वो ये सब जो है मलाहत, ये सब कुछ जो है वो इट इज़ पार्ट ऑफ द कोर्स विच वी टीच एट NAPA। तो इट इज़ सच अ बिग टेक्स्ट बुक एंड यू नो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि अगर आप उस्ताद सलामत अली खां की गाई हुई एक दुरत की बंदिश जो है वो रिकॉर्ड सुन के याद करेंगे तो हर तरीके से वही आपके उस्ताद होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स जो है ये बन गई है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अतर मसूद साहब से। शाहिद हमीद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो इस सेशन में कुछ चीज़ें भी आपको सुनाएंगे। वो उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होगा माइक वगैरह सेट करने के लिए, लेकिन मैं अतर साहब से बात करना चाहूँगी कि शाहिद हमीद साहब की जो किताब है राग म्यूज़िक, वो एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि वो अंग्रेज़ी में है और म्यूज़िक सीखने वालों के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए उन्होंने सोच के लिखी है, और साथ उसके 2 CDs भी हैं जो कि अब अवेलेबल हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों। तो थोड़ी सी बात कीजिए कि ये कंट्रीब्यूशन जो है वो आप इसको कैसे देखते हैं? असल में ये भी बात प्रैक्टिशनर्स के लिए मौसीकी को तहरीरी शक्ल में लाने की, ये बात भी कम बेश उसी अरसे में शुरू हो गई थी जब अतिया फैज़ी की किताब, जैसा कि आवान साहब ने जिक्र किया, ये भी अर्ली 20s में एक किताब उर्दू में लिखी गई मारिफ़ुन नग़मात। अब उसी इस बच्चे की अगर मिजरी ख़त्म कर दी जाए और इसको बाहर ले जाएं जिनका भी है, मतलब शायद वो अभी क्लासिकल गाना नहीं सुन सकता। नहीं, तो कोशिश जारी रखिए, लेकिन फिलहाल बाहर ले जाइए। वो सुन नहीं रही, वो सुना रही है। तो सॉरी जी सर। अच्छा सर, तो इनफैक्ट ये प्रैक्टिशनर्स के लिए जो लर्नर्स थे, यानी किताब के तवस्सुत से भी सीखना चाहते थे, असातिज़ा से भी, वो मारिफ़ुन नग़मात से उर्दू में वो बात शुरू हुई है। उसके बाद यानी 47 तक बहुत सी अच्छी किताबें लिखी गई, उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, पाकिस्तान बनने के बाद, और इंडिया में इस मौजू पर बहुत वकी काम हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर बेहतर हुआ। नोटेशन का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसकी तरफ जिस खुतबे का हवाला दिया है अरशद महमूद साहब ने, वो जब नोटेशन डेवलप हो गई तो फिर आसान हो गया सीखने वालों के लिए कि किताब सामने रखकर आप कोई एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम रखकर तो उसको छेड़कर आप खुद बंदिश निकाल सकते हैं उसी ठेके में, वही अल्फाज नोटेशन के साथ वहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। अब उस बात को लेकर बहुत सी किताबें कई ऐसी हैं जिनमें बहुत बहुत बड़ी खामियां भी मौजूद हैं, अगलात इल्म के लिहाज से भी और फ़न के लिहाज से भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो कोशिश हमारे दोस्त शाहिद हमीद साहब ने की है, और इस पे हम जानते हैं कि काफ़ी इनका वक्त लगा है, और इन्होंने बड़े अच्छे जो मुस्तनद सोर्सेज हैं रिकॉर्डिंग के भी और किताबों के भी, उनसे इस्तेफ़ादा करके ये किताब लिखी है। और इसकी बड़ी खूबी ये भी है कि उसके साथ एक CD भी है जो ख़ुद वही 10 राग और उनकी भी मुस्तनद बंदिशें, असाइयाँ, अंतरे, उनमें चंद एक तराने भी बड़े ही खूबसूरत हैं, मुझे इत्तफाक हुआ सुनने का, वो भी इस किताब का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि अगर वो जो लर्नर्स हैं वो उसको सुन के और उस किताब को पढ़ के ये मौसीकी की, यानी अमली मौसीकी की तरवीज में एक बड़ा हिस्सा मैं समझता हूँ इस किताब को। अच्छा, इससे पहले कि हम म्यूज़िक के सेशन में जाएं, बहुत मुख्तसर मैं चाहूँगी सारे पैनलिस्ट से कि आप म्यूज़िक पब्लिकेशंस का अपने अपने मुल्क में फ्यूचर क्या देखते हैं। तो वील स्टार्ट विद शरीफ एंड देन ओवर टू एवरीबॉडी एल्स। हम तो बदनाम हैं कि हम बहुत पुरुमीद रहते हैं और समझते हैं कि इंशाल्लाह ये फ्यूचर है, जैसा भी है, अगर हज़ारों साल से चल रहा है तो इसको आगे भी चलना है इंशाल्लाह।
अरशद साहब आप। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये इसकी हमेशा ज़रूरत रहेगी और रोज़ाना नए मुशाहिदात होते हैं, रोज़ाना नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं। तो अगर ये लिखने का तरीक़ा जो है इसको हम अगर बाकायदगी से करते रहेंगे तो वो तमाम चीज़ें प्रिजर्व हो सकती हैं। जैसे अभी विद्या ने कहा था कि 1-to-1 जो असातिज़ा हैं उनको ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से मौसीकी जो है वो सिखाई जाए। अच्छा, मौसीकी जो है वो सिखाई नहीं जाती, वो सीखी जाती है। मतलब उस्ताद भी आपको सिखाता नहीं है, आपको सीखने में मदद करता है। अच्छी बात, बिल्कुल। तो लिहाजा ये इस तरह की जो किताबें हैं, अगर आप सीखना चाहेंगे तो फिर तो आपके लिए बहुत मुफीद है। तो अगर आप ये कहें कि किताब सिखा देगी तो ये भी नामुमकिन है। मतलब ये एक क्लैरिटी मैं दरख्वास्त करूँगा अभी सबसे, जो हमको हमारी दोस्ती भी है आपस में सब इनसे, कि एक उसका जो पेश लफ्ज़ है हर किताब का, वो उसमें ये क्लैरिटी से लिखा होना चाहिए एज अ गाइड। क्योंकि ये किताब रिसोर्स ज़रूर बनेगी, ये ज़रूर मुफीद रहेगी। हमें भी कई दफ़ा कोई एक अछोब राग या कोई ऐसा राग जो कि राइज नहीं है बहुत, तो उसके बारे में उसकी आरोही अमरोही या उसका गाने का वक्त देखने के लिए फटाफट किताब खोल के तो एक रिसोर्स बुक बन जाती है कि हम देख लेते हैं कि जी ये पुरानी किताब में इसका क्या है, फिर उसी एतबार से उसकी तैयारी या उसको राग को बरता जाता है। तो ये है तो बहुत ज़रूरी, तो ये होनी भी चाहिए। अब क्योंकि बाकायदा तालीम भी लोग ले रहे हैं, मतलब इसकी ज़रूरत नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी रहेगी, वहाँ भी टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये है एक इल्म और जैसे और इल्म है। विद्या, अब इंडिया में तो बहुत काम हुआ है, मतलब कुछ सीरीज़ कोहिनूर है, आलाप है, ये बच्चा फिर रो रहा है, तो आप इंडिया में व्हाट इज़ द फ्यूचर, हाउ डू यू सी इट? थैंक यू सो मच जी फॉर टेकिंग हिम आउट। सबसे पहले आई वांट टू से मुझे बड़ी खुशी है कि अर्शद साहब आपने जो बात कही वो कही, क्योंकि मुझे इतनी ज़बरदस्त चीज़ें लिखी गई हैं क्लियरली यहाँ पे। मुझे लगने लगा कि यार 20 साल से मैं क्यों रखड़ खा रही थी उस्तादों के किताब उठाओ, बट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूशन फॉर तालीम, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो सब्सटीट्यूशन। और इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग एंड इन इंडिया, मुझे किसी ने कहा कि देखिए सीडी, क्या आप सीडी रिलीज़ करने का मतलब है आपने विजिटिंग कार्ड बना दिया है। You know, that is to say that everything is linked to what is selling, unfortunately. क्या बिक रहा है, क्या नहीं. But on the other hand, there is no reason to feel disappointed because the world of technology has opened up in such a beautiful way कि आज आप जो है फयाज़ खान साहब की चीज़ उतनी ही आसानी से सुन सकते हैं जितना आप ज़ेब और हानिया का गाना सुन सकते हैं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। सो बहुत कुछ हो रहा है और जो चीज़ 400-500 साल रह गई है और आराम से इट कैन गो अवे सो सून, सो ऑल इज़ वेल। बेशक, बिल्कुल। अतर साहब जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि रिटन वर्ड की बात हुई, रिकॉर्डेड म्यूज़िक की बात हुई, दे बोथ मस्ट गो टुगेदर। एक से काम नहीं चलेगा कि दोनों को हम साइड बाय साइड रख के अगर प्रमोट किया जाए तभी मौसीकी की सही तरवीज हो सकती है आने वाले वक्त। अच्छी बात। तो ख़वातीन व हज़रात, ज़ाहिर बात है 100 साल को 45 मिनट में कवर करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमने सिर्फ कोशिश ये की थी कि आपको बताएं कि अब तक के क्या काम है जो हुआ है और इसकी जो कंटिन्यूएशन है वो कैसे चल रही है, 2 मुल्कों में किस तरह से चल रही है। और ज़ाहिर सी बात है वो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। अब आप लोग आई एम श्योर इंतज़ार कर रहे होंगे शाहिद हमीद साहब का, और मैं अपने इनसे साउंड वाले भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर जल्दी से सेट कर दें माइक्स। तो जो किताब जिसकी हमने बात की, राग म्यूज़िक, जो कि यहाँ अवेलेबल भी है, उसी में से शाहिद हमीद साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ चीज़ें आपको सुनाएं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो। और वो किताब जो है वो वाकई इट्स अ प्रैक्टिकल गाइड, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर यू नो, लेकिन ये कि वो सुनाएंगे। तो शाहिद हमीद साहब हैं किधर, उनसे रिक्वेस्ट अगर आप आ जाएँ। और आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।
हम बावजूद क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले पाएंगे बिकॉज वी विल ईदर हैव टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स और वी हैव टाइम फॉर अ फ्यू सॉन्ग्स. तो म्यूजिक जी, अच्छा, म्यूजिक इस दौरान हाँ जी, आप माशाल्लाह चूँकि सारी जो ऑडियंस है वो म्यूज़िक के चक्कर में हमने आपको फांसा है दरअसल. तो इंशाल्लाह म्यूज़िक ही सुनेंगे. इस दौरान जब ये सेटिंग हो रही है, मैं आपसे अर्ज़ करूं इस किताब राग म्यूज़िक के को जब पिछले 1 साल से हम काम कर रहे थे, शाहिद साहब और इनकी मोहब्बत है कि मुझसे भी थोड़ा सा ये इन्होंने काम लिया, मैं उसको एडिट किया है. और इसमें इसके शुरू में ही शाहिद साहब ने इसको डिस्क्लेमर डाल दिया है कि हम क्योंकि ख़ुद ये उस्ताद शागिर्द रिवायत से आए हैं, तो इन्होंने डिस्क्लेमर यही डाला है कि ये कोई उसका अल्टरनेट नहीं है. इन एनी केस इट्स अ वर्बल ट्रेडिशन जो कि इंसान को ही इंसान से मिलेगी और मिलती आई है. हाँ, इस किताब का जो एक बहुत ज़रूरी यूज़ है वो पढ़े लिखे, स्पेशली अंग्रेज़ी पढ़े लिखे म्यूज़िशन जो कि म्यूज़िक जानते हैं लेकिन क्लासिकी राग से डरते हैं, इसलिए कि हमारे खान साहबान उनको डराते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, ये इसको हाथ ना लगाइए. उनके हक़ में ये किताब बहुत मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह. और अब मेरी दरख्वास्त है कि शाहिद साहब आप इसके बारे में, अपने काम के बारे में बताएं भी हमें कि ये किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर कोई एक टिपिकल चीज़ सुनाएं. वो यूसुफी साहब ने एक दफ़ा लिखा था कि एक आदमी एक गुरु के पास गया और कहने लगा कि मुझे अपना चेला बना लीजिए. तो यूसुफी साहब, गुरु ने कहा कि चेला बनना बहुत मुश्किल काम है, इसमें तो बहुत रियाजत, कई साल लगेंगे और ये तो बहुत अनथक मेहनत है. तो उसने कहा अगर चेला नहीं बना सकते तो फिर गुरु बना लीजिए. अगर चेले में ज़्यादा मेहनत पड़ रही है तो गुरु बना ले. और दुख की बात है कि विद्या का माइक ले लिया गया, वरना मैं विद्या को दोबारा तंग कर सकती थी. ये विद्या ने साजिश की है, जानबूझ के माइक उतरवाया अपना. अस्सलाम वालेकुम. मेरे हिस्से में बहुत कम टाइम आया है. मैं चाहता था कि मैं भी कुछ दिल की बात करता, लेकिन आपसे है कि इस किताब को पढ़िएगा ज़रूर. ये जितनी मुश्किलात हमारे पैनलिस्ट ने बताई हैं, कभी अमली म्यूज़िक नहीं होता, कभी तहरीरी म्यूज़िक नहीं होता, कभी कोई उस्ताद सही नहीं बताता, तो ये इसमें एक आपको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट मिलेगा. आप अगर सीरियसली इसको पढ़ेंगे थ्योरी को, तो इसमें 172 कंपोजिशन है और इसका सोर्स मेरे वही हैं बादखंडे साहब. उन्होंने 2000 कंपोजिशन लिखी. उनमें से मैं आपको 1 या 2 पेश करता हूँ जितना मेरे पास टाइम हो जाए. राग बसंत पेश करूंगा. मेरी ज़ाती जो पसंद है वो भी विलंपत है. विलंपत में वो राग की पूरी शक्ल जो है वाज़ेह हो जाती है. तुरंत में जैसे कि मेरे किसी पैनलिस्ट ने कहा था कि शोबदाबाजी का काम होता है, वो भी नहीं, एक टेक्निक है, एक पार्ट है, एक उसका सेगमेंट है, वो भी होना चाहिए, विलंपत भी होना चाहिए. तो थोड़ा सा मैं विलंपत पेश करूंगा, उसके बाद दुरत, और फिर मैं चाहूँगा कि मेरे कुछ बहुत ही जो कॉमन ऑडियंस है जो राग से शायद वाकिफ ना हो,
उनके लिए एक ठुमरी पेश करूंगा, ठुमरी तेलंग। राग विसन। ये सारे मसाइल हैं जनाब, कम टाइम होने के तानपुरा ऑन नहीं हो सकता। रोत लाई बसंत बहार कल्याण सब जो में दलियान पर ना वो रंगा ना वो सुगंध रुत लाई संत रुत लाई बसंत रुत लाई बसंत लाई रुत लाई बसंत लाई बसंत लाई बसंत नई बहार रुत लाई बसंत
गा गा मा गा रे सा पा मा गा रे सा पा मा पा दा मा गा रे सा पा मा पा दा पा नी दा पा मा पा दा पा मा गा रे सा ने 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 सा गा गा मा दा दा नी सा लाई बसंत भगवान बिरज देखन को चलरी भगवान बिरज देखन को चलरी भगवान मिलेंगे कुंवर कान जहाँ बाट चलत हो भगवान बिरज देखन को चलो रे चलो रे चलो रे भगवान बिरज देखन को चलो मगर सा 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 गा गा नी सा सा गा 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 मा भगवान बिरज देखन को आई बहार सभी संग बोले आए बहार सभी बन बोले रसीले लाल गुले आए अगवा भगवान भगवान बिरज देखन को चलो भगवान बिरज देखन को चलो रे भगवान भगवान बिरज देखन को चलो रे भगवान बिरज देखन 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 को चल री भगवान बिरज देखन 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 को चल री ठुमरी तिलंग पेश करता हूं। ये दोनों चीज़ें मेरी किताब में मौजूद है। एक गालिबन 287 पेज पे है, एक 187 पेज पे।
जादू बर जादू बर तुरना तुरना जादू बर जादू बर तुरना जादू तुरना तुरना जादू पर नैनन के बान करजवा में लागे नैनन के पान करजवा में लागे करजवा तोर नैना तोर नैना जादू पर बिन देखे तो है बिन देखे तोरे चैन नहीं आवे बिन देखे तोरे चैन नहीं आवे तोर नैना जादू पर 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 बहुत शुक्रिया।